जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर आज भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं। आज की पहली क्लास और पहली क्लास का पहला क्वेश्चन है। वैसे क्लास आपकी भैया 90 से ऊपर जा चुकी है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे भी होंगे और डेली क्लास देख रहे होंगे। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में 2+2 वार्ता चर्चा का विषय किस किस के बीच में आयोजित की गई? 2+2 वार्ता चर्चा का विषय रही है, ये किस किस के मध्य हुई है? तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 है भाई 2+2 वार्ता चर्चा का विषय रही है। 2+2 वार्ता चर्चा में है किसकी बन गई? किस देश के, भारत की किस देश के साथ है हुई है या किस किस के मध्य हुई है? ठीक है भाई, जैसे भी समझे आप बात, सिर्फ क्वेश्चन कैसे भी आपके बीच में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला ही क्वेश्चन, इसका आंसर लेते हैं पहले। यूएसए प्लस भारत, इन दोनों देशों के बीच में भाई 2+2 वार्ता हुई, यानी कि दो मंत्री उधर के दो मंत्री यहाँ के, और आपस में मिलकर के जो आपका प्रौद्योगिकी को लेकर के है या कोई भी हथियारों को लेकर के या किसी भी प्रकार का जो सामंजस्य बैठाने वाला या समझौता कह सकते हैं, विदेश नीति के ऊपर यहाँ पर चर्चा करते हैं ये लोग। तो अब क्वेश्चन आता है कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया इसके अंदर? तो भारत की तरफ से जो भाग लिया गया है वो है हमारे राजनाथ सिंह साहब हैं, प्लस में जयशंकर, एस जयशंकर साहब हैं। एस जयशंकर ने भाग लिया है, एस जयशंकर द्वारा भाग लिया गया है। दोनों के दोनों आपके भारत के क्या है, ये मंत्री हैं। और ये वार्षिक वार्ता है, कैसी वार्ता? वर्ष में एक बार होती है ये वार्षिक 2+2 वार्ता है, जो हमने अभी हाल ही में करी है। किस किस के बीच में हुई है ये मैंने आपको बता दिया। तो भाग किसने लिया? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री है आपको पता? रक्षा मंत्रालय इनके पास है भाई। साथ ही बात करते हैं कौन से आपके विदेश मंत्री हैं भाई? कौन आपके ये विदेश मंत्री है? यह एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार जब मैं मंत्री की बात करता हूं। तो वर्तमान में करंट का क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में मोदी के मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल हैं? तो 78 लोग मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है। कितने लोग शामिल है? 78। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन की अगर हम बात ये करें कि कितने मंत्री बन सकते हैं, कितने प्रतिशत तक मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो भारत में अगर मैं बात करूं भारतीय लोकतंत्र की, तो लोकसभा में 15% लोग क्या बनाए जा सकते हैं? मंत्री पद दिया जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार सा आ जाता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं भाई? ठीक है, अगर मैं ये बात करूं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री भाई, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। दूसरा आपका होता भाई, दूसरे प्रकार की बात करते हैं MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्वतंत्र प्रभार कह सकते हैं, मिनिस्टर राज्य मंत्री कह सकते हैं। एक आपका स्वतंत्र प्रभार, यानी कि इनकी कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए कौन होते हैं? आपके MOS होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं, राज्य मंत्री की सहायता के लिए कौन होते हैं? स्वतंत्र प्रभार वाले व्यक्ति क्या करते हैं? इनकी सहायता करते हैं। किसकी? मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। तो यहाँ पर ये दोनों मंत्री, विदेश मंत्री और राजनाथ सिंह ने यहाँ पर बैठक करी है। कब करी है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। तो 11 अप्रैल को भाई, 11 अप्रैल को 2+2 वार्ता हुई है। 11 अप्रैल को। विश्व की जो स्थिति है वो ठीक भी नहीं है, और हमारी विदेश नीति अगर मैं कहूँ आज की डेट में तो सबसे बेस्ट है। हमने रूस से तेल भी लिया, दुनिया ने तेल नहीं लिया। हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात तो बहुत दूर की है, लोग बोल रहे हैं कि भारत इस युद्ध को समाप्त कर सकता है, जैसा कि आपको पता है रूस और यूक्रेन पर चल रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगली बात है अमेरिका की तरफ से किसने? तो रक्षा सचिव होंगे अमेरिका के, रक्षा सचिव लॉयड हैं। सचिव किसने भाग लिया? यूएसए की तरफ से अगर मैं बात करूं तो यूएसए की तरफ से लॉयड ऑस्टिन, प्लस में साथ में इनके और कौन है? विदेश मंत्री इनके भी। विदेश मंत्री कौन है? इनके भी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। ठीक है, बाइडेन प्रशासन के तहत यह पहला संवाद होगा, यानी कि बाइडेन, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ये वार्ता हो रही है। तो जो बाइडेन कौन है? जो आपको पता है, जो बाइडेन साहब जो हैं राष्ट्रपति हैं कहाँ के? यूएसए के। क्या भाई?
यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली वार्ता हुई। क्या है, कैसी है, पहली वार्ता है। इनके पूछे जो बाइडेन के कार्यकाल की ये पहली वार्ता है जो 11 अप्रैल 2022 को हुई है। ठीक है, इसके अंदर कोविड को लेकर के प्रौद्योगिकी विज्ञान सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे भैया। साथ ही एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत ने रक्षा सचिव के साथ, यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने रक्षा सचिव है जो कहाँ के, वहां के अपने अमेरिका के, तो प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की चर्चा की। प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की चर्चा की है। यानी कि सीधी सी बात करें, रक्षा मैंने बताया आपको विज्ञान से संबंधित है, आपका चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे उद्योग से संबंधित है, चाहे रक्षा समझौते से संबंधित है, वो सारी की सारी बात की गई है। यहाँ पर सीधा से पूछेगा प्रीडेटर ड्रोन की खरीदारी की बात तो किसने करी है, राजनाथ सिंह ने रक्षा सचिव से करी है, कम करी है। तो ये जो 11 तारीख को जो बैठक हुई थी, इस बैठक के अंदर इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। क्या चर्चा हुई आपका, यूपीआई के माध्यम से एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। तो यूपीआई के माध्यम से एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे भाई, निकाले जा सकेंगे। यह सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। शानदार क्वेश्चन हुआ आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सीधा सा पूछेगा, अब तक हम एटीएम लेके जाते थे, एटीएम की अगर हम बात करते हैं दिमाग में सर सीधा सा आता है कि जाकर के कैश निकाल के लेके आना है और कार्ड हमारी जेब में होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एटीएम की। यानी कि अब एटीएम से तुम्हें कार्ड की जरूरत नहीं है, यूपीआई के माध्यम से जो आपका ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं उस तरीके से आप वहां से कैश निकाल सकते हैं। यह सुविधा किसने उपलब्ध कराई है, तो देश के अंदर अगर पैसे की बात करें, पैसे की बात आ जाती है, मुद्रा की बात आ जाती है, मुद्रा छपने की बात आ जाती है, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो वो सारा का सारा कौन देख रहा है देश के अंदर, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई। किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यह सुविधा कराई गई। एटीएम नगद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई। अब होगा क्या, देखिए इसमें आप कार्डलेस कौन सी सुविधा है, तो कार्डलेस, मैंने अभी बोला कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्डलेस नगद यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे और बिना कार्ड के पैसे आपके एटीएम से आ जाएंगे। ये सुविधा किसने प्राप्त कराई है आपकी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस की बात करें, यूपीआई की फुल फॉर्म थोड़ा सा एक बार भाई, तो यूपीआई की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि जितनी भी भारत के अंदर ऑनलाइन लेन देन होता है इसी यूपीआई के माध्यम से होता है, चाहे आपका फोन पे हो, चाहे आपका गूगल पे हो, चाहे आपका किसी भी तरीके से, अगर किसी भी ऐप से आप करें तो यूपीआई ही भारत के अंदर क्या करता है, ऑनलाइन लेन देन की जिम्मेवारी लेता है। यह फैसला आरबीआई की मौद्रिक नीति एमपीसी ने लिया। किसने लिया है, एमपीसी की बात करें तो कौन है, मौद्रिक नीति समिति। क्या जाएगी आपकी भाई, मौद्रिक, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मौद्रिक नीति समिति का फैसला है कि भाई ऐसा होना चाहिए और ये सुविधा लोगों को देनी चाहिए। ठीक है, चलिए आरबीआई ने सभी बैंकों को एटीएम के जरिए कैशलेस विथड्रॉल की शुरुआत करने की इजाजत दे दी है। ये भी आपकी बात यहाँ पर हो चुकी है। चलिए वर्तमान में भारत में कुछ बैंकों में इससे लेन देन प्रारंभ हो चुका है। आरबीआई द्वारा एटीएम नेटवर्क एनपीसीआई का संबंध भी किससे कह सकते हो आप, तो ये भी आपका इसी से भाई। और इसको पूरे देश में क्या करेंगे, पूरे देश के अंदर, पूरे देश में इस सुविधा को सभी बैंकों के एटीएम में लागू किया जाएगा। ये भी ध्यान आपने रखना है। ठीक है, कोई भी बैंक को ये सभी किसी भी यहाँ पर करने वाली बात करेगा। यूपीआई की थोड़ी सी बात करें, अगर आपको बात करूं यूपीआई की, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसको यूपीआई को बनाया किसने था, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपके सामने है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
द्वारा यह बनाया गया था। क्या? आपका यूपीआई। यूपीआई बनाया किसने था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई का इजाद किया था या निर्माण किया था। ये भी शानदार क्वेश्चन बन जाएगा। जो व्यक्ति को तत्काल पैसे लेन देन की बात करता है, एक इसका मतलब क्या, जो व्यक्ति को तत्काल पैसे यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर की बात करता है। और अभी हाल ही में जो आपका रिजर्व बैंक है, इसने की बड़ी शानदार सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दिए। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल कुछ बैंकों में इसको शुरू भी कर दिया गया है, कुछ बैंक अभी बाकी है। यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, मैंने सबसे पहले यूपीआई की बात करी, तो यूपीआई का एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यूपीआई को अब इजाद किसने किया? एनपीसीआई ने। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, एनपीसी आपका जो मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। इसका बताएंगे, मुझे जवाब देकर के रिप्लाई करके बताएंगे कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मुझे भी पता लगना चाहिए। यूपीआई की अगर बात करें, यूपीआई तो बनाया किसने? एनपीसीआई ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। साथ ही यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि किस विदेश ने अपनाया, तो नेपाल द्वारा इसको अपनाया गया भाई। नेपाल भी अब क्या करेगा? यूपीआई के द्वारा, यूपीआई के माध्यम से लेन देन करेगा, यानी कि त्वरित, यानी कि तुरंत एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में से किसी भी बैंक का पैसा अगर आपने ट्रांसफर करना है तो यूपीआई के माध्यम से हम करते भी हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं। देखिए, फेमस क्वेश्चन है, आपको पता है फेमस क्वेश्चन 1935 में स्थापना पूछे, तो स्थापना की बात करें आरबीआई की तो 1935 में। शक्तिकांत दास क्या है वर्तमान में इसके भाई? गवर्नर साहब है। कौन है शक्तिकांत दास? गवर्नर साहब है। अधिनियम पूछे तो आरबीआई अधिनियम कौन सा भाई आपका? आरबीआई अधिनियम 1934 भाई। नोट छापने का काम कौन करता है? यही करता है। 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट छापने का काम किसका है? इसी का। किसकी सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग 1926 में इसकी सिफारिश थी भाई। यहाँ पर इंपीरियल बैंक इस समय बन चुका था आपका। बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ क्वेश्चन एक और छोड़ता हूँ, शक्तिकांत दास कौन से नंबर के रिजर्व बैंक के क्या है? गवर्नर है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं रिजर्व बैंक की। अगर हमने रिजर्व बैंक की बात करें तो वर्तमान में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो भारत का गवर्नर भी रहा और भारत के जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा और प्रधानमंत्री बना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में। चलिए भाई, शानदार क्वेश्चन था। यूपीआई का एक अच्छी पहल की गई है। मैं इस पहल के लिए जो समिति है एनसीपी, इसको धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, अच्छा काम किया है। अब कार्ड का सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता रहा भाई आपका। बिना कार्ड के भी आप यूपीआई के माध्यम से पैसे निकाल पाएंगे। एक बहुत बढ़िया भाई यहाँ पर शानदार क्वेश्चन आपका 2022 में मिल सकता है। साथ ही अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, एटीएम की बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि देश का पहला ग्रेन एटीएम, यानी कि उस एटीएम से क्या निकलेगा? ना केवल पैसे निकलेंगे बल्कि अनाज निकलेगा। तो वो कहाँ पर आपका? गुरुग्राम के अंदर बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा, देश का तैरता हुआ एटीएम, वो भी कहाँ पर आपका? वो श्रीनगर के अंदर, डल झील के अंदर बनाया गया। किसने बनाया था? वो एसबीआई के द्वारा ही बनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन आता है आप लोगों का, सबसे पहले एटीएम की व्यवस्था दुनिया के अंदर कहाँ की गई थी? ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भाई। सबसे पहले एटीएम की स्थापना कब की गई या एटीएम मशीन बनी कब? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ध्यान रखेंगे। एटीएम का अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों को चर्चा में भी पता होना चाहिए। तो अब बिना कार्ड के हम क्या कर सकते हैं? पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। ये व्यवस्था आरबीआई ने हमारे को दे दी है। बहुत ही शानदार व्यवस्था आप लोगों की है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो चर्चा का विषय है और उधर परिवार आप लोगों के बीच में इसी तरीके से जो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के बीच में लेकर के आता है और आता रहेगा धीरे धीरे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो शानदार क्वेश्चन आपका भी अभी चर्चा में रहा। अभी आपका चर्चा में रहे हैं, कौन रहे आपके? मनोज सोनी चर्चा में रहे। ये कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, मनोज सोनी चर्चा में है और पक्का पूछेगा ये क्वेश्चन आप लोगों से, कौन है? आपको बता देता हूं, मनोज सोनी की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कौन है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। इसके भाई यूपीएससी। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा मैं, बहुत जानदार आप लोगों के। यूपीएससी का नया अध्यक्ष, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन? आपके मनोज सोनी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में माहिर है। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विद्यालय से और एमएस कहाँ पर थे भैया आपके? तो डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय प्लस आपका भी, और कहां पर थे? एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा।
इन दोनों जगहों पर ये कह रहे हैं भाई कुलपति के रूप में काम किया इन्होंने, कुलपति के रूप में काम किया। ये शानदार क्वेश्चन है। और भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति भी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का क्या कि भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति के तौर पर भी इन्होंने काम किया। किसने भी? आपका मनोज स्वामी। और अभी हाल ही में यूपीएससी बोले तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने इनको नियुक्त किया। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है भाई। अखिल भारतीय सेवाएं कह सकते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं बोलते हैं, आपके दिमाग में 2-3 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। उससे पहले मैं आपको ना 2-3 बातें बता देता हूं, ये बड़ी अच्छे तौर पे आपको काम आएंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन के तौर पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो यूपीएससी जो आपका संघ लोक सेवा, यूपीएससी आपका एक संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी आपका क्या है? संवैधानिक निकाय। क्या भैया? आपका ये संवैधानिक निकाय है। दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर जैसे आपको पता आईएएस आ जाता है, आईएएस आ जाता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएफएस, या आपकी अखिल भारतीय सेवाएं इसके अंदर आ जाती हुई। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भी इसमें आ जाती हुई। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो स्थापना, देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। इसकी अगर स्थापना की बात करते हैं तो किस एक्ट के अंदर? 315 के अंदर 315 एक्ट दिया गया है। 315 एक्ट का संबंध किससे भी? का संबंध भी आपका इसी से। यहां पर सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अखिल भारतीय सेवाओं के जो संघ है, अगर मैं बात करूं तो इनके कार्यकाल की 6 साल या 65 भाई आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की यहाँ पर बात हो रही है। तो यानी कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सिंह है, इसका कार्यकाल क्या हो सकता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। इनकी नियुक्ति के बारे में कहा रखा एक्ट नंबर 316 के अंदर, 316 एक्ट में क्या दे रखा है? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष प्लस सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कहा रखा आपका। तो एक्ट नंबर 316 के अंदर दे रखा है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति संविधान का अनुच्छेद यहाँ पर ये डिफाइन करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति क्या करता है? इनकी नियुक्ति करता है। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। या पद पर कौन लेके जाता है? राष्ट्रपति लेके जाता है इनको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी कि अखिल भारतीय सेवाओं की, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात कर। देखो यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन के लिए आपका मनोज सैनी चर्चा में, क्यों चर्चा में? क्योंकि अभी हाल ही में संघ लोक सेवा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया। यहाँ क्वेश्चन तुम्हारे लिए किसका स्थान लेंगे? क्वेश्चन बड़ा अच्छा शानदार है कि इनसे पहले कौन थे, ठीक है। ओके, दूसरी बात करिए क्या करेंगे भैया? ये आयोग आपका ये अम्बेडकर मुक्त विद्यालय और एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा के कुलपति रहे। सबसे कम आयु के कुलपति रहने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरी यूपीएससी में बात करें तो इसमें संविधान में इसका जिक्र किया, कहा 315 एक्ट के अंदर इसका जिक्र किया गया है। 315 एक्ट में व्यवस्था की गई है। इसमें कार्यकाल की बात करें तो इसकी नियुक्ति की बात 316 के अंदर। कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष सदस्य प्लस अध्यक्ष का, तो 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ये इनका कार्यकाल है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि इनका सर्जन कौन कर सकता है? सर्जन की अगर मैं बात करूं, सर्जन कौन कर सकता है? तो आपकी राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं पर सर्जन कर सकती है। और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित बिल पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, मना नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति किसी भी बिल पर, कौन कौन से बिल पर? आपका संविधान संशोधन बिल को साथ में कह सकते हैं, आपका वित्त से संबंधित बिल यानी कि, और आपका ये अखिल भारतीय सेवा से संबंधित बिल जो होता है उस पर सिग्नेचर करता है राष्ट्रपति, मना नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन करता है? राज्यसभा करता है। इनकी राज्यसभा के पास ये ताकत है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, ठीक है भाई। तो चलिए, ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन था, यूपीएससी को लेकर के क्वेश्चन था। जिन लोगों ने यूपीएससी का टारगेट किया लाइफ के अंदर, वो छोड़ना नहीं है भाई। देखिए, मैं यहां पे एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों को, याद रखेंगे मेरी इस बात को। यदि आपने यूपीएससी लेवल की तैयारी की है, फॉर एग्जाम्पल आपने तैयारी करी, आपने पढ़ाई करी यूपीएससी लेवल की, एग्जाम्पल लेते कि 1000 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, 1000 नंबर में से एक व्यक्ति को, मान लिया 1200 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, एक व्यक्ति को 999 नंबर आए, ठीक है। वह व्यक्ति यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं में नहीं जा पाया। और जिस व्यक्ति के 1000 नंबर थे, यानी कि 1 नंबर ज्यादा था, वो कहां चला गया? आपका यूपीएससी में चला गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति, ठीक है, यूपीएससी नहीं बना, आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना, बट दोस्तों ध्यान रखना है, 1 नंबर डजंट मैटर किस लिए? मतलब उस बंदे के अंदर इतनी क्वालिटी है कि वो बंदा भी क्या है? यूपीएससी क्वालिफाइड कर सकता है। और उस बंदे के अंदर वो क्वालिटी जो एक डीसी के अंदर हो सकती है, जो आपके एक एसपी के अंदर हो सकती है, एसएसपी के अंदर हो सकती है, वो सारी की सारी क्वालिटी वो लेके रखा हुआ।
अगर वो वहां नहीं गया कोई बात नहीं, किसी भी फील्ड में काम करेगा तो उसके अंदर वो क्वालिटी, उसकी पर्सनालिटी अलग ही दिखेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कभी भी सोचना है तो ऊंचा सोचना, अच्छा सोचना, कम से कम यूपीएससी लेवल का तो सोचना ही है। आज हमारे परिवार को, हमारे घर को, हमें अगर छोटी जॉब की जरूरत है तो कोई बात नहीं, आज छोटी जॉब ज्वाइन करिए, उसके बाद अपने सपनों को मरने नहीं देना। जो सपना देखा उसके लिए एक बार जरूर ट्राई करनी है, आपने उस लेवल तक जरूर पहुंचना है। देखिए, करने कराने वाला सब ऊपर वाला है, ये आप बड़े बेटर अंडरस्टूड है, मेरे से ज्यादा अंडरस्टूड है। मैं एक बात बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, जब गीता के अंदर एक बात हुई थी, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तो मैं दूंगा, फल तो मैं दूंगा, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो उसने बोला ठीक है, आप मेरे दोस्त है, मेरे भगवान है, मेरे मित्र है, जब फल आप नहीं देना तो आप बिना फल दीजिए ना, मुझे फल दीजिए, कर्म करने की क्या जरूरत है। तो श्री कृष्ण भगवान हल्के से मुस्कुराए, उनके तो मुस्कुराहट में ही जादू था भाई। उन्होंने मुस्कुरा करके एक ही बात कही, यार भाई बात सुन अर्जुन, मैं फल तभी दूंगा जब तू कर्म करेगा, नहीं तो तुझे भी फल नहीं दूंगा। और वही बात है यहां पर भाई, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप जी जान से अपना बेस्ट दीजिए अपने टारगेट के प्रति। तो जिंदगी में जरूर यूपीएससी का टारगेट बनाइए। देखिए 2 लाख, 5 लाख, 16 लाख, 18 लाख, तकरीबन 18 लाख, मैंने जब एक बार एग्जाम दिया था तो उस समय मेरे ख्याल में 17 लाख लोग बैठे थे 2016 के अंदर। तो 2016 के अंदर जब 17 लाख में से केवल 1000 लोगों की वैकेंसी थी, मेरे ख्याल में भी शायद एग्जैक्ट याद ध्यान नहीं, 1000 से ऊपर थी, 1100 से नीचे थी, इतनी वैकेंसियां थी। और उन वैकेंसियों में अब 2 लाख या 18 लाख में से इतने सब आपकी 1100-1200 लोग जाने हैं, तो पोस्ट सीमित है, लेकिन आपकी क्वालिटी तो कोई नहीं ले सकता ना भाई, आपकी क्वालिटी तो नहीं ले सकता। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। लगे रहिए, जीवन में कभी थकना नहीं है, जीवन में बढ़ते रहना भाई। तो नए अध्यक्ष चुने गए अभी आप यूपीएससी के, तो मनोज सैनी नए अध्यक्ष चुने, छोटी उम्र के कुलपति भी थे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बीच में यहाँ पर बना रहे, चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कराने वाला हूं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो क्वेश्चन है भैया आपका, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बड़ा शानदार, कल मनाया गया है। कल बोले तो आज 12 तारीख को मनाया गया है, कब? 12 अप्रैल को मनाया गया भाई, ठीक है। हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है ये? तो यह दिन 12 अप्रैल को क्या था भाई, जो आपके 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा, इन्होंने इस दिन अंतरिक्ष की यात्रा करी थी, इनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की याद में मनाया जाता है। तो 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था, यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा करी थी, और उन्हीं की याद में आपका ये डे मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यूएनओ ने, कह सकते हैं राष्ट्रीय महासभा, जनरल असेंबली ने 2011 में अप्रैल का मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। कब किया था? प्रस्ताव की अगर बात करें तो यूएनओ ने प्रस्ताव 2011 में पारित किया था, ध्यान रखेंगे भाई। और इसे सतत विकास लक्ष्य में भी शामिल है। ये जो आपका डे है, इसे किसमें शामिल किया गया? सतत विकास लक्ष्यों के अंदर भी शामिल किया गया है। भारत के कितने गोल? उसके अंदर 17 गोल भारत के उसके अंदर शामिल है। 2015 से लेकर के जो आपका सतत विकास चलना, कब तक चलना भी? 2030 तक चलना है। और इसके 17 गोल हैं आपके सतत जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इसको लक्ष्य को शामिल किया गया, टारगेट के अंदर इसको शामिल किया गया है, ध्यान रखिए। 1957 में पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एक मेरे को थोड़ा सा एक बार रफ करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर हैं इससे संबंधित, तो वो भी आप एक बार नोट कर लेंगे भाई। देखिए जीके क्या है भाई आपका, जीके कोई इंपोर्टेंट नहीं होता, खैर मैं बोल जाता हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये संभावना हम अपने हिसाब से इंपोर्टेंट बोलते हैं उसको। अगर पेपर में आ गया तो इंपोर्टेंट है ही, और नहीं आया तो बोला इंपोर्टेंट नहीं है। टफ और आसान भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो 1957 में पहले मानव निर्मित हुई, पहला मानव निर्मित जो उपग्रह था
पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक भाई, ठीक है। ओके, अंतरिक्ष में लॉन्च किया था 12 अप्रैल 1961 को। गागरिन पृथ्वी सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये क्या थे? पहले व्यक्ति थे पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले। पूछे तो यूरी गागरिन आपके 1961 में पहली बार बने थे। और इसे बाहरी अंतरिक्ष में मानव प्रयास के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। इस दिन को सोवियत संघ में कम्युनिस्ट इस दिन को क्या 12 अप्रैल को एक और दिन मनाया जाता है आपका सोवियत संघ में इसको कौन सा दिन के नाम से जाना जाता है? कॉस्मोनोटिक्स दिवस भी मनाया जाता है। इसको किसके द्वारा? जो आपका सोवियत संघ के द्वारा कॉस्मोनोटिक्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपका पूछ ले किसके द्वारा? तो आपका ये सोवियत संघ के द्वारा मनाया जाता है। 2001 में अमेरिका इस दिन को विश्व अंतरिक्ष पार्टी के रूप में मनाता है। देखो, एक दिन तो क्या होगा आपका अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए, दूसरा दिन क्या होगा आपका कम्युनिस्टिक दिवस, और तीसरा क्या होगा आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन। अमेरिका 2001 से इसको किस दिवस के रूप में मना रहा जाता है? तो इसको मना रहा है विश्व अंतरिक्ष पार्टी, वर्ल्ड स्पेस पार्टी के रूप में, यानी कि आप कह सकते हो विश्व अंतरिक्ष जो पार्टी है इसके रूप में भी मना रहा है इसको। 3 दिन इस दिन मनाए जाते हैं कि मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोवियत कॉस्मोनोटिक्स डे के रूप में मनाता है। और ये विश्व अंतरिक्ष, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूरी गागरिन ने पहली उड़ान भरी थी अंतरिक्ष के लिए। और स्पुतनिक भी दुनिया का पहला स्पुतनिक जो आपका क्या है? दुनिया का पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष का बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है, जो कि चर्चा में एक बार रख करूंगा, उसके बाद भाई आगे बढ़ेंगे। उज्ज्वल परिवार की तरफ से भी आप लोगों के बीच में बेहतरीन डाटा यहाँ पर दिया जाएगा। पढ़ते रहिए भाई, आप लोग बढ़ते रहिए। थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी, अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा रहेगा। चलिए भाई, देश में चर्चा का विषय बना होगी एम जगदेश कुमार। यूजीसी के चेयरमैन कौन है? यूजीसी के चेयरमैन कौन है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भैया। जैसे कि आपको पता है नीट है, नेट है, सीबीएसई, मतलब कह सकते हैं आप जो नीट का जो टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कौन लेता है? यूजीसी लेता है। एनटीए एक एजेंसी एनटीए लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से यूजीसी लेता है। जो भी आपका ये क्या करते हैं, यूनिवर्सिटियाँ को देखती है भाई, उनको परमिशन देती है, बहुत सारी चीज़ें इस यूजीसी जुड़ी हैं। तो यूजीसी के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन आपके यूजीसी के, मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा आप लोगों के बीच में और ये चर्चा में भी है भाई। तो एम जगदेश कुमार, क्या नाम है इनका? एम जगदेश जो कुमार हैं, ये क्या है? यूजीसी के चेयरमैन। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब चर्चा में भी है, चर्चा में क्यों? अभी एक शिक्षा की नई शिक्षा नीति की बात करें तो 2022-23 के अंदर एक नई शिक्षा नीति यहाँ पर। अब तक क्या था, हम यूनिवर्सिटी की बात करें यानी कि एक साल में एक ही डिग्री कोर्सेज कर सकते थे। अब इसमें चेंजमेंट किया जा रहा है, आप एक साथ में 2 डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, 2 जगह एडमिशन लेकर के। आप चाहे वो भारत की यूनिवर्सिटी है, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इन सब यूनिवर्सिटी के साथ आप विदेश की यूनिवर्सिटी के साथ भी आप अपना एक अलग से कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने यूएसए से कोर्स शुरू किया, आप यूएसए से कोर्स कर रहे हैं, यूएसए की डिग्री से कोर्स कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज से कोर्स कर रहे हैं। किसका? मान लिया आपने वहां से ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन किस में मान लिया आपने? साइंस निकाय में।
मान लिया आप बीएससी कर रहे हैं यूएसए से और बाहर से क्या कर रहे हैं, आप बाहर से कर रहे हैं बीए, एक साथ कर सकते हैं। अब इस बात पे, अब तक क्या था, हम सिर्फ एक साल में एक ही डिग्री करते थे, अब इसमें चेंज किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है। स्टूडेंट विद्यार्थी, बड़ी अच्छी बात है, जिनके पास क्वालिटी हो एक साथ 2 डिग्रियां कर सकते हैं भाई। अब एक साथ 2 डिग्री, फॉर एग्जांपल आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, एमडी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कर सकते हैं, एक ही साथ दोनों जगह एडमिशन लेकर के। ये नया एक आपका कानून आया, तो चर्चा का विषय है। अब इसमें क्या है आपका 2022-23 में क्या होगा, 2022-23 में एक साथ क्या कर सकते हैं, एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकते हैं, याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय कोई भी हो सकता है, भारत के बाहर विदेश से भी कर सकते हैं, एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं हम। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। और इसकी घोषणा किसी ने करी है, एम जगदेश कुमार साहब ने इसकी घोषणा करी है। अच्छा, शानदार, बेस्ट है भाई आपका ये, एक साथ 2 डिग्री यहाँ पर हम कर सकते हैं, एक साथ किसी दूसरे देश के विश्वविद्यालय से भी पढ़ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। और अब तक क्या था ये आप लोगों को पता है, ठीक है। यूजीसी की स्कीम है, एबीसी पूछेगा, एबीसी एक स्कीम है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध की अगर मैं बात करूं किससे है, तो ये है भाई आपका यूजीसी से इसका संबंध है। ये हो जाएगा आपका भाई एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको क्या बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये इसकी फुल फॉर्म है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये इसका यूजीसी से संबंध है। अब इस देश के सभी विश्वविद्यालयों को इससे जोड़ा जाएगा, देश के सभी जो यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं आपकी, वो इसके साथ ही जुड़ेंगे। और एक दूसरे से जुड़ने के बाद क्या होगा, डाटा शेयर होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर क्या कर रहा है। इनकी देश की सारी आपकी एबीसी से विश्वविद्यालय सारे के सारे आपके किससे जुड़ने वाले हैं, आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी से जुड़ने वाले हैं। और हर विषय के टॉप 100 कॉलेज, और यहाँ पर हर विषय के टॉप 100 जो कॉलेज हैं, वो कोई भी बिना परमिशन के, कोई भी बिना अनुमति के आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन किसी एक विषय के, हर विषय के 100 जो टॉप है ऑनलाइन कोर्स दे सकते हैं। आप इन्हें यूजीसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सुविधा भी इन्होंने दे दिया। और ऐसे देश में कितने हैं, तो 900 कॉलेज ऐसे हैं देश में जो अपने विषय में जो 100 हैं, मतलब जो टॉप कॉलेजेज हैं उनकी यहाँ पर गिनती हो रही है, ठीक है। यूजीसी के जगदीश चेयरमैन साहब ने बड़ी शानदार खबर यहाँ पर हमारे को दी है, ये भी आप लोगों के बीच में। अब क्वेश्चन आता है आप लोगों का, यूजीसी की स्थापना कब की गई थी, ये आपका शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन भी आपका, जो आपका चर्चा में है, विदेश से संबंधित चर्चा में कैसे भी आपका शहबाज नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ क्या बने हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री यहाँ पे ये बने हैं, ध्यान रखेंगे। एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, बड़ा शानदार सा भाई। शहबाज शरीफ कौन से नंबर के पाकिस्तानी पीएम बने, सबसे पहले बात आंसर की है, ठीक है। तो शहबाज शरीफ अभी हाल ही में बने, कब बने भाई, सबसे पहले तो 10 अप्रैल को बने, 10 अप्रैल 2022 को बने हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो 23वें प्रधानमंत्री भाई, 23वें पीएम बने हैं पाकिस्तान के। नोट डाल के लिख लेना, अब तक किसी भी पीएम ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया, किसी भी पीएम ने पाकिस्तान में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर ये भी बन जाएगा, ठीक है। बने कैसे आपको पता है, इमरान खान के खिलाफ क्या करके अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और पीएम बन गए, ठीक है। नाटकीय अंदाज में बने, हालांकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिए। पीएमएल है पार्टी का, PMLN, ठीक है, पार्टी कह सकते हो। 23वें प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान में पहली बार हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ भाई, पाकिस्तान की अगर बात करूं तो ये पहली बार हुआ किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो, ये पहली बार हुआ, ठीक है। 2018 में इमरान खान का प्रधानमंत्री बने, आपके 2018 में इमरान पीएम बने थे भाई, 4 साल के आसपास उनका कार्यकाल हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे इनकी सीटों की, तो 342 सीट थी यहाँ पर
और अविश्वास के लिए कितनी सीटों की जरूरत थी? 172 सीटों की जरूरत थी। और यहाँ पर जो विपक्ष था, विपक्ष ने अपना बहुमत सिद्ध किया कितनी सीटों से? 174, यानी कि इमरान खान के खिलाफ कितनी सीटें गई? 174 जो सीट थी इमरान के खिलाफ गई, और उसे क्या कर दिया गया? लोकसभा को क्या कर दिया गया? लोकसभा को भंग कर दिया गया। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, भंग कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है आपके? किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति? आरिफ जो अलवी साहब हैं, उनके द्वारा इसको क्या किया गया था? भंग किया गया था। अब देखो शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, आपको बता देते हैं कि बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति है उसके द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति संसद के अंदर क्या शपथ दिलाता है। तो यहाँ पर अब जब शपथ की बारी आती है तो शहबाज जो है शरीफ को ये शपथ नहीं दिला रही है। ये छुट्टी पे हो गई भाई, बीमारी का बहाना करके। बड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स है, बीमारी का बहाना करके क्या हो गई? ये छुट्टी पर हो गई है। ये भी एक राजनीतिक ड्रामा यहाँ पर हो रहा है कि शपथ नहीं दिलाना चाह रहे हैं। साथ ही ये भी बड़ी अच्छा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद कह सकते हैं 7 अप्रैल 2022 को इमरान खान की सिफारिश पर ये भंग हुई थी। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भंग हुई कब थी? देखो 30 अप्रैल को तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। 7 अप्रैल 2022 को आरिफ अलवी ने लोकसभा को क्या किया था? भंग किया था, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन बाद में 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इसने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित कराया गया, और यहाँ पर ये सारी चीजें आपके बीच में आइए निकल रही है। ठीक है, अब 90 दिन की सुनने में आ रहा है, 90 दिन के बीच में क्या 90 दिन आप कह सकते हो, 90 दिन में इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं। साथ ही मैं यहाँ पर बात करूँ शहबाज शरीफ की, तो इनके ऊपर भी एलिगेशन लगा हुआ है, इनके ऊपर भी घोटालों का आरोप है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करूँ यहाँ पर जो इमरान खान की तरफ से जो आरोप है वो क्या है? विदेशी और साथ में सीधा सा बोल भी दिया इसने, यूएसए की चाल है भंग करवाने में। ठीक है, देखिए नाटक के अंदाज हुआ। फिर यहाँ पर बात करते हैं इमरान खान के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया गया। वहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको मना कर देते कि नहीं, ये विश्वास प्रस्ताव ठीक नहीं है, विदेशी ताकतों का इंटरफेरेंस है। फिर उसके बाद 7 तारीख को थोड़ी देर बाद एक घटनाक्रम और होता है। 7 तारीख को इमरान खान राष्ट्रपति से मिलते हैं, लोकसभा को भंग करवा देते हैं, ठीक है इलेक्शन होना चाहिए। फिर वही केस कहाँ पर चला जाता है? आपका सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, पहले अविश्वास प्रस्ताव होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है रात को 12 बजे, और पीएमओ खाली कराया जाता है। इमरान खान गायब हो जाते हैं पीएमओ से रात को 12 बजे। और उसके बाद जो शहबाज नवाज शरीफ हैं वो प्रधानमंत्री कार्यवाहक कह सकते हैं, उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते कौन? इमरान खान। उसके बाद 7 तारीख के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो ये आपके प्रधानमंत्री के रूप में ही आ जाते हैं। अब 90 दिन के अंदर क्या होने वाला है? इलेक्शन होने वाला है। वहाँ के चुनाव आयोग को बता दिया गया कि जल्द से जल्द इलेक्शन। और यहाँ पर जो आपके ये जो शरीफ हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, इनके ऊपर घोटालों का आरोप भी है, और बड़ा मतलब एक क्रिटिकलिटी वहाँ पर बनी हुई है। इमरान खान ने सीधा आरोप लगा दिया अमेरिका पर कि यूएसए के ऊपर भी ये आरोप है कि उसने इसको भंग करवाया या उसके हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान द्वारा भारत की तारीफ भी की गई, तो ये भी एलिगेशन लगाया कि भागो यहाँ से, भारत नहीं जाओ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल कर जाती हैं। लेकिन मतलब जो थोड़ी देर पहले एक सूचना जारी हुआ था आपका डेमोक्रेटिक इंडेक्स में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान भारत से आगे कहीं था। तो कहाँ है लोकतंत्र भाई? कहाँ लोकतंत्र हुआ? कौन सा रूल यहाँ पे वो लोकतंत्र का फॉलो हो रहा है? मेरी तो समझ से बाहर है। चलो फिर भी मैं भी जो भी आपके बीच में है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीट 342 है क्योंकि चर्चा में है, तो हो सकता है किसी पेपर में एक आधा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के बीच में देखने को मिल जाए। ये भी आपका चर्चा का विषय था, शानदार चर्चा का विषय रहा। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर देखो मैं करता हूँ, थोड़ी सी बात अगर मैं करूँ किसकी, तो भारतीय लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता भारत का पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किसके खिलाफ लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ। ध्यान रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि सरकार जो आपकी चला रहे हैं वो आपकी अल्पमत है। अल्पमत का मतलब क्या होता है कि आपकी सरकार बहुमत में नहीं है, सीधा सा मतलब यही निकलता भाई, इसके अलावा और कोई आपका मतलब नहीं निकलता। ध्यान रखेंगे। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो चलिए मैं थोड़ी सी अपनी लोकसभा की बात कर लूँ। भारत की लोकसभा या यहाँ पर मैं हल्की सी पर बात करूँगा। देखिए भारत की लोकसभा की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है भारत की लोकसभा जो है, भारत की लोकसभा का नाम पहले क्या था? तो हाउस ऑफ दी पीपल इसका नाम था। ठीक है, हमने कहाँ से संसदीय व्यवस्था ली है? तो ब्रिटेन से हमने संसदीय व्यवस्था ली है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। हाउस ऑफ दी पीपल को भावनाओं का सदन के नाम से भी
भावनाओं का सदन, क्योंकि जनता की जो भावना होती है उसी व्यक्ति को चुन करके यहाँ पर देखते हैं, भावनाओं के सदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकलता है कि पहली बैठक कब हुई थी, इसकी गठन कब किया गया इसका। तो आम चुनाव हुआ आपका 1951-52 में आम चुनाव हुआ, जिसमें आम जनता ने भाग लिया था। और सीधा सा पूछा जाएगा इस समय आयु कितनी थी वोट डालने की, तो 21 वर्ष आयु थी वोट डालने की, ठीक है भाई। उसके बाद 18 वर्ष कब किया गया था इसको, 1961 में, सॉरी 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष इसको कर दिया गया था, ठीक है, ओके। गठन कब, गठन की बात करते हैं, पहली लोकसभा का गठन आपका कब हुआ था, तो अप्रैल 1952 के अंदर गठन हुआ। बैठक की बात करें तो 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई है इसकी लोकसभा की। साथ ही लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर तो जीवी मावलंकर साहब हैं। साथ ही हम बात करें इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, तो ये भी जीवी मावलंकर साहब, ये गणेश वासुदेव मावलंकर साहब हैं। पहली लोकसभा कब से कब थी आपकी, 52 से लेकर के 57 तक थी पहली लोकसभा। फिर उसके बाद दूसरी 57 से लेकर के आपकी 62 थी। और तीसरी बार आपको फिर चुने गए कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1964 में वो श्रीनगर के अंदर, कह सकते हैं जे के अंदर उनकी मृत्यु हुई है, ये भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है आपकी, 17वीं लोकसभा चल रही है। 16वीं और 17वीं लोकसभा की तो प्रधानमंत्री नेता दल के नेता कौन थे, मोदी नेता थे, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा शानदार आता है कि 16वीं और 17वीं लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता, तो विपक्ष का नेता भाई कोई नहीं था, कोई नहीं था। आधिकारिक रूप से कह सकते हैं, कानूनी रूप से विपक्ष का नेता कोई भी नहीं था। क्यों उन्हें कम से कम 10% सीट, विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है लोकसभा के अंदर, 10% सीटों की आवश्यकता होती है, वो जो कि किसी के पास भी नहीं है। यहाँ अगर हम बात करते थे, आरक्षण भी दिया गया था, देखिए आरक्षण है SC ST प्लस ST का आरक्षण है, कितनी 131 सीटों का। SC की अगर हम बात करते हैं तो 87 है, 87 है। और 87 सीट SC की, और ST की कितनी बच जाएंगे आपके भाई, 44 सीट कह सकते हैं आप किसकी, ST की भी। हाँ कुछ ऐसे ही 131 सीटें आपकी आरक्षण की गई। यहाँ पर एंग्लो इंडियन के लिए 2 आरक्षित सीटें थी, एंग्लो इंडियन वाली सीटें आपकी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। टोटल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पहले कितनी थी आपकी, 552 थी, अब कितनी हो सकती है आपकी, 550 हो सकती है। साथ ही बात करते हैं राज्यों से, अभी निर्वाचित सीटों की संख्या की बात करें तो आपकी 543 सीटें हैं। साथ ही हम यहाँ पर एक बात और करते हैं कि राज्यों से कितनी सीटें हो सकती हैं, तो आपकी 530 सीट राज्यों से हो सकती है। यूटी से अगर सीटों की बात करें तो कितनी हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, और हैं कितनी अभी वर्तमान में 19 सीटें। ये आपका लोकसभा का छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन सा था, ये मैंने आप लोगों के बीच में। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन आपके, ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए इसी तरीके से भाई हम पढ़ते रहेंगे, जो परिवार आप लोगों के बीच में आता रहेगा अपनी तरफ से बेहतरीन कंटेंट लेकर के। दोस्तों सिर्फ क्लास को शेयर कर दें, रिक्वेस्ट बार बार एक ही आती है, लोग आकलन कर लेते हैं, इस आकलन से थोड़ा सा डर लगता है। खैर डरता तो, डरने वाली बात तो मैं खुद भी बोलता हूँ कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग उसका शिकार नहीं हूँ मैं। डेली आप लोगों के बीच में क्लास, और मैं भी आज शायद मेरे ख्याल में आप लोगों की 92 के आसपास क्लासें हो चुकी हैं। 100वीं क्लास आपके बीच में एक ज़बरदस्त क्लास लेकर के आऊँगा। जिस दिन 100 क्लास हो रही होंगी उस दिन बहुत बेहतरीन क्लास होगी आपकी 100वीं क्लास। जितना मेरे से हो सकेगा, जितना एक हम जब शतक मार रहे होंगे अपनी क्लास का, तो उस समय एक बहुत बेहतरीन क्लास, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार हाजिर होगा। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते रहेंगे, नए अंदाज में आप लोगों के साथ करते रहेंगे, ऐसे ही हमारी तरफ से जो कंटेंट है वो डिलीवर करते रहेंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।